और जो जो किसान था उसकी ज़मीन उन्होंने ले ली। हजारों रुपए, लाखों रुपए हर साल इंसेक्टिसाइड डाला जा रहा है। 70% लीफ पौधे के ऊपर उल्टा बोझ है कि बागवानी सिर्फ करना नहीं, बागवानी को पढ़ना पड़ेगा। अल्टरनेरिया मार्सोनिना, जिसकी वजह से प्रीमेच्योरली फॉल होता है, पत्ते गिरते हैं। I request to our chief guest, Mr. Jitendra Singh, please come on the stage and share some information about horticulture. Namaste to all of you. Respected Principal Dr. Roshan Lal Vashisht ji, NSS officials from NSS unit DAV College कोटखाई। हॉर्टिकल्चर जो है, खास करके अगर सेब की बात करें तो सेब हमारे प्रदेश में लगभग 5,500-6 हज़ार करोड़ का टर्नओवर एवरी ईयर हर सीजन में करता है। और इन 5,500-6 हज़ार करोड़ से हमारी आर्थिकी जो है वो मजबूत हुई है। और पिछले लगभग 40-50 सालों में जो चेंज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आया है वो बहुत अलग है। और वो तब हमें पता चलता है जब हम प्रदेश के किसी दूसरे कोने में जाते हैं। सेब बागवानी को हमें अब लगभग 100 साल हो गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एक अनाज के लिए 100 साल काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब कोदा होता था आज से 40-50 साल पहले, तो उस वक़्त जब कोदे का सिस्टम चल रहा था, उस वक़्त जैसे आज सेब रिस्पेक्टफुल फ्रूट है, इसी तरह से तब कोदा हुआ करता था अनाज के अंदर में। और लोगों को तब ऐसा लगता था कि ये कोदा जो है सदा सदा के लिए है और कोदे के बगैर ज़िंदगी नहीं होगी, जीवन नहीं होगा, मानवता नहीं रहेगी, इंसान नहीं रहेंगे, ऐसा उस वक़्त लगता था। लेकिन धीरे धीरे कोदा जो है जीवन से गायब होता चला गया। फिर 100 साल पहले सेब आया। स्टोक साहब अमेरिका से सेब लेकर के आए। उन्होंने जब वहाँ से सेब के पेड़ लाए, वो डिलीशियस प्रजाति के सेब लाए और साथ में गोल्डन डिलीशियस वो लेकर के आए। डिलीशियस प्रजाति का जो सेब है वो मीठा सेब था। अमेरिका में उस वक्त मीठे सेब खाए जाते थे, इसलिए वहाँ से जो फ्रूट आया वो मीठा था। और हिंदुस्तान के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, उसको एक्सेप्ट किया और उसकी मार्केट दिन पर दिन बढ़ती चली गई। और वही सेब फिर बारूबाग कोटगढ़ में जो बगीचा लगा था वहाँ से उठ करके वो कोटखाई की तरफ आया, कोटगढ़ के पूरे इलाके में तहसील में फैल गया, रोहड़ू भी गया और दूसरे जिलों में भी गया और फिर कश्मीर तक वो चला गया, उत्तराखंड भी चला गया। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि 100 साल के अंदर इस फ्रूट की बागवानी के अंदर में भी बहुत सारी चेंजेस आए। जहां हम क्योंकि इसी इलाके में घूम रहे हैं, हमें लगता है कि शायद सेब बागवानी यही है, सेब वैरायटी यही होती है, यही लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि हम उसको उगा रहे हैं। जो काम हम करते हैं हमें लगता है यही काम अच्छा है और यही आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि चेंज जो है कोई भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, खास करके इंसान की अगर बात करें तो। सेब बागवानी के बारे में मैं आपको पूरी बागवानी तो आज नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि चेंज हमें कहाँ कहाँ पर लाने की ज़रूरत है। एक तो वैरायटी में चेंज लाने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़नी चाहिए है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी आज की डेट में है वो 8 से 10 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की है। और दुनिया के दूसरे देशों में अगर हम जाएं तो वहाँ 30, 35, 40, 50, 60 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन है। हमसे लगभग 4 से 6 गुना तक ज़्यादा प्रोडक्शन है। हिमाचल के बगीचों के अंदर अभी ये हालत है कि 30% कैनोपी पौधे का जो साइज़ है उस साइज़ में सिर्फ 30% भाग ऐसा है जिसमें सनलाइट आती है, 70% ऐसा भाग है जहां सनलाइट नहीं जाती। अब पौधे का जो भोजन है वो सनलाइट से बनना है, प्रकाश संश्लेषण से बनना है, फोटोसिंथेसिस से बनना है। तो इट मीन्स कि पौधे के पास जितने लीफ हैं, जितने पत्ते हैं, उनके सिर्फ 30% लीफ ही खाना बना पा रहे हैं, 70% लीफ खाना नहीं बना रहे हैं। 70% लीफ पौधे के ऊपर उल्टा बोझ है। पौधे को जो है उन 70% पत्तों को पालने के लिए, उनको रोकने के लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर 30% खाना बन रहा है पेड़ का, तो आप खुद सोचिए 30 साल से उस पेड़ की वॉट कितनी लग गई। हमारा एक खाना अगर मिस होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। पेड़ की हमने जो है ये हालत पिछले इतने सालों में कर दी क्योंकि हमारा प्रूनिंग सिस्टम सही नहीं है। पौधे का भोजन अगर सनलाइट है, क्योंकि सेब का जो बागवान है उसको फार्मर ऑफ सनलाइट कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सनलाइट का इसमें 99% रोल है। साइज भी सनलाइट से आएगा, कलर भी सनलाइट से आएगा, एवरी ईयर क्रॉप भी सनलाइट से आएगी, क्योंकि सनलाइट आएगी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो बीमा बनेगा, जिसको फ्रूटिंग बड कहते हैं, स्पर कहते हैं।
और स्पर बनेगा तो फ्लावर आएगा, फ्लावर बनेगा तो वो फिर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और फ्रूट बनने के बाद भी उसको अगर साइज बड़ा होना है तो भी उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, टेस्ट डेवलप होना है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उस पर कलर अगर आना है तो उसमें सनलाइट चाहिए। तो जितने काम पेड़ के हैं वो 99% सिर्फ सनलाइट से हो रहे हैं, और हम उसी को पिछले 30 सालों से इग्नोर कर रहे हैं। दैट्स वाई कि हमारे ऑर्चर्ड्स के अंदर में ढेर सारी बीमारियां आ रही है। बगीचे में अगर फंगस को कंट्रोल करना है तो सनलाइट का यूज करना पड़ेगा। उसमें हमने फंजीसाइड की स्प्रे की, मान लीजिए एक पेड़ के ऊपर 1000 स्पोर्स थे अल्टरनेरिया के, और हमने फंजीसाइड की स्प्रे करके उनको 100 पे पहुंचा दिया, 9900 हमने मार दी, अगर 10,000 थे। अब जो 100 स्पोर्स बचे हैं, अगले ही पल बारिश आई या दूसरे दिन बारिश आई, बारिश आने के बाद पौधे का जो माइक्रो क्लाइमेट है, वो माइक्रो क्लाइमेट उस फंगस के लिए फेवरेबल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उस फंगस को, अल्टरनेरिया की अगर बात करें तो 16 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसको लगभग 8 से 9 घंटे तक लगातार तापमान इतना, और जो पत्ता है वो वेटनेस होनी चाहिए उसके अंदर में, वो गीला होना चाहिए 9 घंटे तक। तो अगले ही पल जब बारिश आई, हमने ऐसी प्रूनिंग करी हुई है, इतना अंधेरा किया हुआ है कि वो पत्ता सूखता ही नहीं सूखा है, तो जो फंगस बची है 100, वो अगले ही 24 घंटे के अंदर वापस 10,000 पहुंच जाती है। तो हमें ये लगने लगता है यार मैंने कल ही तो स्प्रे की थी, आप फिर से फंगस उतनी पहुंच गई, आज फिर पत्ते पीले होना शुरू हो गए। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो फंगस है, फंगस के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट उसका फेवरेबल है वो हमने उसके अंदर में बनाया है। उसके लिए जो प्रूनिंग सिस्टम होना चाहिए था वो हमने अपनाया नहीं, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। यही नहीं, इसके अलावा जो इंसेक्ट्स आते हैं, चाहे बोरर आता हो चाहे दूसरी चीज़ें, अब हम देखते हैं कि सन्नी साइड वाले बगीचे हैं उसमें बोरर बहुत आ रहा है। बोरर को मारने के लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए हर साल इंसेक्टिसाइड डाला जा रहा है। बोरर मरता है या नहीं मरता है, लेकिन बोरर वहाँ क्यों आ रहा है इसके पीछे हम नहीं गए। सन्नी साइड में मॉइस्चर कम होता है, पानी कम होने के कारण पौधे के अंदर जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फोटोसिंथेसिस से आउटपुट निकला है, तो वो जो है वो उसमें कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसमें डिल्यूशन नहीं हो रही है, पानी की कमी हो रही है उसके अंदर। और कंसंट्रेट होने के कारण वो जो है एक अलग तरह की स्मेल छोड़ता है, एक अलग गंध छोड़ता है, और उस गंध के साथ बोरर का जो अंडा है, वो अंडे डालने वाली मादाएं जो है वो दूर दूर से आती है उस स्मेल के साथ में, जीवित रहने के लिए, खाना खाने के लिए उसके पास भोजन प्रचुर मात्रा में हो। अगर कंसंट्रेटेड शुगर है, कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर है, तो वो उस लार्वा को और ज़्यादा ताकत देगा। इसलिए उसकी जो माँ है वो सोच समझ करके अंडे सनी पोर्शन वाले जो ऑर्चर्ड्स है जहाँ पर नमी की कमी है वहाँ पर डाल रही है, और जो मालिक है वो हर साल इंसेक्टिसाइड ढूंढ रहा है। इंसेक्टिसाइड की जगह अगर नमी बनाए रखते, मल्चिंग करते, इंटरक्रॉपिंग वहाँ पर होती, मल्च शीट डालें, मल्च मैट डालें, अगर ये काम हुआ होता या इरिगेशन सिस्टम वहाँ पर होता, तो फिर जो बोरर का इतना प्रकोप है, रूट बोरर का, वो अपने आप कम हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ तुक्के वाली फार्मिंग से हमारा काम अब चलने वाला नहीं है, नहीं तो ये होगा कि इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। अमेरिका के किसानों ने चेंज नहीं लाया, सुपरमार्केट्स जिनको माल चाहिए, जिन्होंने बेचना है, उन्होंने चेंज लाया, वो यूरोप से सेब लेकर के आ गए। अब हम अगर ये कहें आज की डेट में कि रॉयल तो रॉयल है, हम ये कहें कि जैसा हम कर रहे हैं हम तो इसी हिसाब से चलेंगे, तो फिर जो जैसे अदानी के 3 स्टोर हमारे यहाँ पर है, तो वो जो है 3 के बदले 3000 स्टोर जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर खोलेगा, और सेब जो है वो बाहर से इंपोर्ट करके लाएगा। वो चाइना से लाए, जापान से लाए, अमेरिका से लाए, यूरोप से लाए, कहीं से भी लाए, वो वहाँ से लेकर के आएगा, और लोगों को वो सेब का स्वाद जो है वहाँ से आएगा, और हमारे सेब को खाना लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें चेंज लाने की सख्त ज़रूरत है। बगीचे के अंदर सोच समझ करके काम करने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स को हमेशा ये बताइए कि बागवानी सिर्फ करना नहीं, बागवानी को पढ़ना पड़ेगा।